मैथ्स फॉर फिजिक्स। सो मैथ्स फॉर फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि आपको बेसिक से सारी बातों को बताने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम खींचेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यदि दो पॉइंट हमारे पास हो कोई, तो इन दोनों पॉइंट को हम जब मिला देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। सो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है। मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि y इक्वल टू 2x+3 इसका ग्राफ खींचना है, तो सिंपली x इक्वल टू 0 कर दो तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सो ये तुम्हारा जो होता है एक्स वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या किया कि तुमने x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 कर दिया, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 0,3। अब दूसरी बार y को 0 कर दो, तो 2x+3 की वैल्यू जब बच्चों 0 होगी तो x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाएगा -3/2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तुम्हारे पास मिल गया लाइन। अब देखो, इसी के ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चन, मतलब काफी सारे ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। मान लो कि y इक्वल टू दिया है x-2, इसका ग्राफ खींचना है। सो कुछ नहीं, x इक्वल टू 0 ले लो, y की वैल्यू हो जाएगी -2। y इक्वल टू 0 ले लो, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब देखो, दो पॉइंट्स में मिल जाएंगे यहाँ पे। इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इसको बोलेंगे 0 - 2। और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया 0,2। अब इन दोनों को बच्चों जोड़ दो, ये तुम्हारे पास मिल गया y इक्वल टू x-2 का ग्राफ। अब देखो, मान लो कि मेरे को इसी पे y इक्वल टू x+2 का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू -x-2 का ग्राफ खींचना है, और y इक्वल टू -x+2 का ग्राफ खींचना है। तो ये चारों मैं इस पे भी खींच सकता हूँ। अब देखो कैसे खींचता हूँ, ये ध्यान से देखो। पहला ग्राफ जो है मैं खींच चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाला जो कि मेरे पास था y इक्वल टू x-2, ये ग्राफ मैं खींच चुका हूँ। और मुझे ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये पता चल चुका है मुझे। ये 0,-2 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 2,0 है। अब मैं अगला ग्राफ खींचने जा रहा हूँ y इक्वल टू x+2 का। देखो फिर से अगेन x इक्वल टू 0 कर दो तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, जस्ट इससे ऊपर यहाँ पे मिल गया। और y इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू जो हो मिल जाएगी -2। बच्चों यहाँ पे -2 हो गया, -2,0 और यहाँ पे 0, बच्चों इन दोनों को जोड़ो, देख रहे हो एक पैरेलल लाइन बन गया। ये बनना भी चाहिए। ये x-2 है और ये जो है y इक्वल टू x+2 है। तो दोनों में देख रहे हो हमेशा 4 का अंतर है। ठीक है, अब इसी पे मैं -x-2 खींचना चाहता हूँ, तो -x-2 खींचना चाह रहा हूँ, तो x इक्वल टू 0 की है, तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास -2। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, मतलब ये वाले पॉइंट की बात ये कर रहा है। ठीक है, y की वैल्यू 0 कर दो, तो y की वैल्यू 0 की है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, ये x -2, तो ये -2 मिल गया। देखो ये वाला पॉइंट मिल गया, इन दोनों को जोड़ दो तो ये मिल गया तुम्हारे पास y इक्वल टू -x-2। सिमिलरली जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा y इक्वल टू -x+2। ऐसा मैंने कैसे कर लिया, ये इसके पैरेलल ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों, इसका -1 है और -1 क्या, x का कोफिशिएंट, इसका भी -1 और इसका भी कोफिशिएंट -1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे तो ये ग्राफ पैरेलल होगा। अब आते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ। सो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू mx+c, जो जनरल ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पे a को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्लोप और c को बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। अब तुम लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि मैंने काफी सारे ग्राफ से बता दिए। देखो, यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ये जो ग्राफ होता है इसका, अच्छा c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 0 पे c यहाँ पे होगा। तो c की वैल्यू 0 हो और m की वैल्यू भी 0 हो, तो तुम देखोगे कि ग्राफ कैसा बन रहा होगा। y इक्वल टू 2x+4 करके एक बार देख लो, फिर अपने
अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हो गई 4, तो वो तो हमने दे लिया है। और y की वैल्यू यदि 0 हो गई तो x की वैल्यू हो गई -2, यानी कि यहाँ पे था वो पॉइंट। तो ये इस तरह का ग्राफ देख रहे हो। अच्छा, ये जो m होता है ना, ये में x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, ये उसका टेन थीटा होता है। इस m को हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं। और जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल मेड बाई लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो टेन थीटा की वैल्यू 0, यदि ये थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होगी तो तुम्हें पता है कि m ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह का ग्राफ होना भी चाहिए, ऐसा हो भी रहा है। अब तुम ये सोचो, बिना कुछ जाने समझे यदि तुम्हें मैं दे दूं y इक्वल टू -2x प्लस 3, तो तुम ये सोचो कि यदि मैंने इसको m मान लिया, तुम बोल रहे थे कि m तो सर टेन थीटा होता है और ये तो -2 है। तुम ये बताओ टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ग्राफ जैसा भी हो इस तरीके से होगा ताकि ऐसा एंगल बताइए। ये थीटा जो है ना, ये थीटा तुम देख रहे हो 90 से लेके और 180 डिग्री के बीच में। ये जो एंगल मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों केसेस में लेने की कोशिश करें। तो इस तरीके से तुम चीजों को समझ सकते हो। तो मान लो कि मैंने तुमको बोला कि y इक्वल टू -2x प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा, तो दिखने में तुम्हें पता है कि वो ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सो अब जो है देख भी लेते हैं कि क्या हमने सही लिखा है क्या एट रैंडम। यहाँ पे जब तुमने y की वैल्यू 0 कर दी, x की वैल्यू 0 कर दी, तो ये 3 हो गया, तो ये 0,3 हो गया। अब देखो ना, y की वैल्यू यदि तुमने 0 कर दी तो x की वैल्यू 3/2 हो गई। ओके, तो देख रहे हो ये ऐसा ही दिख भी रहा है। तो तुमने लेमन तरीके से खींचा और फाइनली सारी बातें क्लियर हो गई। तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना होता है स्ट्रेट लाइन में, यही सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है। मान लो तुमको दे दो y इक्वल टू 1/3x -2, तो -2 है तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 0 पे जो y होगा ना वो -2 होगा। तो ये पॉइंट एक तो मिल गया। अब ग्राफ कैसा बन सकता है, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो है 1/3 ये टेन थीटा है और ये पॉजिटिव है। सो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाले ग्राफ में तुम देख रहे हो थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में, ये वाला थीटा छोटा है एक, ये 0 से 90 के बीच में, तो ये ऐसा ही बनेगा। तो अब तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो एक पॉइंट निकालो, दूसरा अपने आप निकाल दो। जैसे इस तरीके से मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने दिया 2x -3, तो ये पॉजिटिव है, तो तुम्हें ग्राफ पता चल चुका है कि ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इस ग्राफ में ये एंगल थीटा होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा टेन थीटा इसके लिए। लेकिन एक पॉइंट और चाहिए तुम्हें, तो वो पॉइंट x इक्वल टू 0 पे देख लो, तो y की वैल्यू हो गई -3। तो तुम जब इस एक्सिस पे देखोगे ऐसे, तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे -3 है और ये ग्राफ मेरा ऐसा जाना चाहिए, तो ये हो गया। यही चीज मान लो तुमको मैंने दिया y इक्वल टू -2x -3 लिख दिया, तो कैसा बनेगा। यहाँ पे ये m जो है टेन थीटा हो गया जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे y की वैल्यू किस तरह से ग्राफ होना चाहिए, तो ये बात तो पता चल गया कि ग्राफ जो तुम्हारा अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, क्योंकि इस वाले ग्राफ में ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं, तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। x इक्वल टू 0 लिया तो ये पॉइंट मिल गया तुम्हें -3, तो तुम्हें पता है कि यही वाला ग्राफ तुम्हारे काम का होगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो। मैंने डायरेक्ट बता दिया कि यही होगा, लेकिन अब तुम चेक भी कर सकते हो दूसरे वाले तरीके से। y को 0 किया, सो x की वैल्यू आ गई -3/2, आनी भी चाहिए। सो इस तरीके से तुम या तो दो पॉइंट से निकाल सकते हो, या तुम ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो कि y की वैल्यू यदि mx प्लस c है, m ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ दिखेगा कैसा मेरा, इस तरीके का जो भी हमने बना के देखा। m ग्रेटर देन 0 है लेकिन c लेस देन 0 है,
तो सी लेस देन जीरो, तो तुम देख पा रहे कि ग्राफ तो दिखेगा, दिखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे बनेगा। एम यदि लेस देन जीरो है लेकिन सी ग्रेटर देन जीरो है, तो तुम बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप तो देख पा रहे हो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यदि मान लो कि तुम्हारे पास और चौथा एक और ग्राफ हम बनाते हैं कि एम लेस देन जीरो एंड सी आल्सो लेस देन जीरो, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो अब तुम्हें ये पता है कि ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही, और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया या सी लेस देन जीरो हो गया और एम भी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये ऐसा भी होना चाहिए। तो ये सो तुम जो भी तरीका चाहो उस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच पाओगे। तो अब मैं तुमको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो तुम करोगे, स्ट्रेट लाइन अब तुम अच्छे से खींच लोगे। जैसे 2x-3, 4x+3, x+3y-8 इक्वल टू 0, 1/3y प्लस 4x-6 इक्वल टू 0। तो ये चार ग्राफ तुम निकालने की कोशिश करो। बोला पैराबोला जो होता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म की अभी हम बात करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है, y और x के बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रहा है। तो ये जो देखो इस तरह से होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल तरीके से। और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यदि तुम्हें खींचना हो तो उसका ग्राफ हो जाएगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऊपर में प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस, यहाँ पे x। सो अब मान लो कि ये तो हो गया नॉर्मल, हमको y इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसा कोई ग्राफ खींचना हो तो तुम देखो यहाँ पे ये जो x इक्वल एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे यहाँ पे तो x इक्वल टू ए हो जाएगा। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि x जो है वो पॉजिटिव है। सो यदि x पॉजिटिव है तो ये वाली बात हो जाएगी। सो यहाँ पे तुम्हारे पास यदि a ग्रेटर देन 0 है, सो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और यदि तुम देखो तो यहाँ पे यदि तुमने x को 0 किया, सो y की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से तो हम नॉर्मल ग्राफ सकते हैं। लेकिन मान लो कि तुमको ग्राफ खींचना हो कोई भी एक्सप्रेशन का, लेट से y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कोई ग्राफ तुमको दे दिया है, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का कोई ग्राफ खींचना है, तो कैसे करेंगे? सो हमेशा पैराबोला जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है, ये एक पैराबोला है और ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक। इसको हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस किया है क्वाड्रेटिक के रूप में। अब इसी को यदि मैं 0 कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, अब ये इक्वेशन है। अब यदि कहीं से मुझे पता चल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को 0 करने से हमें क्या पता चल रहा है, x की जो वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग बोलेंगे कि रूट्स है y इक्वल टू 0 के, क्योंकि ये चीज जो है ना वो y है और ये वाली चीज भी y है। तो जब हम इक्वेशन की बात करें तो इसकी इस y की वैल्यू 0 हो गई और ये y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये जो y की वैल्यू 0 है वो x एक्सिस को बता रहा है। तो जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो इस तरीके का होगा। तो जो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये रियल होंगे तो यहाँ पे ये कट करेगा। सो यहाँ पे एक रूट अल्फा 1 मिल जाएगा और एक रूट अल्फा 2 मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक की तो उसके दो रूट होते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे यदि मैंने इसको किया है तो तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स कामन ले लो तो एक्स प्लस 4 एंड प्लस 1 कामन ले लो, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी कि ये हो रहा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -4। सो ये जो अल्फा 1 है ये हो गया तुम्हारा -4 और ये जो अल्फा 2 है ये हो गया -1। सो ये तुम्हारे पास इसका एक ग्राफ मिल गया।
अब कोई भी ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा वो ऐसा ही तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखो ये वाली जो चीज है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2b/2a इंटू एक्स एंड प्लस, देखो 2b/2a क्या, तो ये वाला जो है हमारे पास, जब हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे आ गया ये, और 2a की जगह ए की जगह पे आ गया ये b/2a। सो यानी कि b/2a का होल स्क्वायर इसमें जोड़ दो एंड b/2a का होल स्क्वायर घटा दो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीज बन जाएगी। सो यहाँ पे यदि तुम ध्यान से देखो तो अब ये y की वैल्यू हो जाएगी a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब ये एज इट इज ट्रांसफर कर दो इसको, माइनस a इंटू b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस c। ये a को मैंने वापस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये एक अलग चीज बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर, सो y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास था, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपन 4 a स्क्वायर, सॉरी a बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर एंड माइनस c प्लस c। तो देखो ये a से a कट के, सो यदि इसको तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा a एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a, ऐसा हम कह सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लो। सो यदि y इक्वल टू 0 करोगे आप, तो a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a, या x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। अब रूट ले लो इसका, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना। तो इसका जब हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू यदि ए स्क्वायर हो, तो इसका रूट बच्चों क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। सो यहाँ पे यदि मैं सिर्फ एक्स प्लस b/2a लिखूंगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहीं कहीं डी लिखते हैं, कहीं कहीं डेल्टा भी देखते होगे तुम 10वीं क्लास में। यहाँ पे अब तुम लिख सकते हो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपान 2a। अब ये डी से बहुत काम हो जाता है। क्या काम हो जाता है, पहले बात तो इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ये रूट को अलग अलग करता है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट करता है मतलब अलग अलग करता है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास क्या है कि यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब जो भी तुम ग्राफ खींचोगे वो क्या करेगा कि कट करेगा यहाँ पे। अब देखो ये जो ग्राफ ऐसा खींचा है, इसमें a ग्रेटर देन 0 है, तब ये ऊपर की तरफ खुलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ खींचा था तो वो ऊपर की तरफ खुला था, और माइनस एक्स स्क्वायर का नीचे की तरफ खुला था। ये तो a लेस देन 0 तो नीचे की तरफ खुलेगा, तो इस तरह से ये कट करेगा। सो यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट इस तरह से मिलेंगे। अब मान लो कि d की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाए, तो a ग्रेटर देन 0 पे तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का, और a लेस देन 0 पे ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का, एक जगह पे कहीं पे कट करेगा। सो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आर फाउंड, ऐसा बोलोगे। अब तुम बोलोगे कि ये तो एक ही क्यों ना लिखते हैं, नहीं एक नहीं लिखते हम। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, सो तुम्हें दिख रहा है कि ये बेसिकली x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं।
एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिखे तो एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं लिखेगा, हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू टू एंड इट्स x इक्वल टू टू। तो ये दोनों इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि एक पॉलिनोमियल का एक थियरम है कि यदि px पॉलिनोमियल है कोई जिसका पावर मतलब a0 x टू द पावर n ऐसे n पावर है, तो इसके n रूट्स मिलेंगे, ना n से एक ज्यादा ना n से एक कम। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा, ये इक्वेशन नहीं बन पाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए यदि हम px इक्वल टू जीरो करते हैं तो उसके n रूट्स ही मिलेंगे, तब ये इक्वेशन होगा, अदरवाइज ये आइडेंटिटी हो जाएगी, किसी भी x की वैल्यू के लिए वैलिड हो जाएगी। तो कोई भी इक्वेशन जिसका पावर यदि n है, जहां पे कि n एक ओबियसली पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर बोल देते हैं, तो n एक नेचुरल नंबर है, सो ये नेचुरल नंबर में जितना पावर होगा ना उतना ही उसको तुम्हारे रूट्स मिलेंगे। इसका ख्याल तुम्हें रखना है। तो हम बोलेंगे कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यदि d लेस देन जीरो हो जाए तो अब क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो रूट्स इमेजिनरी की जगह पे मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ही दो हिस्से हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर इमेजिनरी भी आ जाता है, मतलब इमेजिनरी ऑल इमेजिनरी नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये मैथ्स में तुम लोग पढ़ लेना, बाकी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि a प्लस आई बी तुम लिखते हो, सो यदि a इक्वल टू जीरो हो जाए तो आई बी जो होगा वो कंप्लीट इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऐसे जितने नंबर जो a इक्वल टू जीरो वाले होंगे वो सिर्फ इमेजिनरी हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में तो सारे आ जाते हैं ना, ए के सारे वैल्यूज आ जाते हैं और बी के सारी वैल्यूज आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। सो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ये सारा ही वैल्यू आ जाएगा इसमें, तो इसलिए तू आई जो होगा ना, इमेज ऑल इमेजिनरी नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में भी अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं, यदि मान लो बी इक्वल टू जीरो हो जाए, सो रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये होगा कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल को कहीं कहीं पे क्यू से बताते हैं और जैसे बताते हैं, एंड ये रेशनल बोल देते हैं इसको, इसको p बाई क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। एंड ये रियल नंबर, एंड रियल इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है। सो अब क्या है हमारे पास कि अब हम अपनी चर्चा पे आते हैं कि d लेस देन जीरो है और a ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा। इमेजिनरी का मतलब ये टच ही नहीं करेगा कभी, और d यदि लेस देन जीरो है और a अगेन लेस देन जीरो हो जाए तो फिर ऐसा होगा, ये कहीं कट ही नहीं करेगा, नो इंटरसेक्शन। इमेजिनरी का मतलब होता है नो इंटरसेक्शन। ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स को नहीं पता है, लेकिन ये कहीं कट नहीं करता है, रियल में कोई कट नहीं करेगा ये, ठीक है ना। समझ में आ गई तुम लोगों को। अब देखो वापस हम अपनी इक्वेशन पे जाते हैं। y इक्वल टू तुमने क्या निकाला था, a x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन फोर है, ऐसा लिखा था। इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपन फोर ए। अब इसको क्यों मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि अब तुम्हें जब इक्वेशन का पता चल जाएगा y इक्वल टू जीरो पे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, रूट क्या आ रही है। क्योंकि यदि तुम्हें पता ही है कि यदि a ग्रेटर देन जीरो है और d जो है तुम्हारी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल मिलेगा, a ग्रेटर देन जीरो है एंड d इक्वल टू जीरो है तो इक्वल मिलेगा, a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट मिलेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात तो मुझे पता चल गई, लेकिन y की ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से कुछ पता चल रहा है क्या। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल मिनिमम, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने वाला है तो दिस y इज मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस पी बाई टू ए, क्योंकि ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी इस केस में।
और इन दैट केस y मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। तो जब ये ग्राफ तुम खींचते हो ना, हमें नहीं पता कि ये वाली चीज, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि डी ग्रेटर देन जीरो वाला केस आ रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये y की मिनिमम वैल्यू होगी जो x से नीचे इतनी जा रही है। अब तुम बोलोगे अच्छा ये बात तो हमने मान लिया, मान लो d इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, d इक्वल टू जीरो पे y मिनिमम जस्ट कट कर रहा है तो y मिनिमम जीरो हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि अच्छा कट ही नहीं कर रहा है, d लेस देन जीरो है, तो फिर क्या होगा बच्चों, d लेस देन जीरो पे ये ऐसे जाएगा ना, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये y मिनिमम हो जाएगी। इस केस में y मिनिमम ग्रेटर देन जीरो होगी। तो जब रूट मिलेगा तो y मिनिमम जो होगी वो लेस देन जीरो होगी। एक ही रूट्स मिलेगा तो y मिनिमम जीरो हो जाएगी, और जब कोई रूट्स नहीं मिलेगा तो y मिनिमम ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? और हमेशा इस y मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a होगी, a ग्रेटर देन जीरो पे। ये बात समझो। इसी एक्सप्रेशन को वापस देखते हैं, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एंड प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। अब यदि a लेस देन जीरो होगा सो y की अब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे जीरो हो जाएगी। ये जीरो होने का मतलब अब ये क्योंकि हमेशा ये नेगेटिव एक जुड़ रहा है ना, तो नेगेटिव इसको कम करेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इससे तो जरूरत है। अब देखो हमने 6 तरह के ग्राफ खींचे, वो मैं एक बार वापस तुमको रिपीट करा देता हूँ। a ग्रेटर देन जीरो होगा, d ग्रेटर देन जीरो होगा, तो देखो ग्राफ इसका आएगा ऐसा। ये वाली वैल्यू इसमें हो जाएगी y की मिनिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a, और किस जगह पे होगी ये मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2a पे। a ग्रेटर देन जीरो हो, d इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पे तुम्हारे पास y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जीरो। अच्छा ये वाली जो y मिनिमम है ये लेस देन जीरो आ रही है, ये बात याद रखना। और a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो और d की वैल्यू लेस देन जीरो हो, तो तुम्हारी y की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। एंड दिस वैल्यू इज, सॉरी मैंने गलत खींच दिया, a ग्रेटर देन जीरो पे ऊपर होगा ना, सो ये वाली होगी, दिस इज y मिनिमम एंड दिस y मिनिमम इज ग्रेटर देन जीरो, और वही इसकी वैल्यू वही होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। सिमिलरली a लेस देन जीरो के लिए एंड d ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसे हो जाएगा, a लेस देन जीरो के लिए एंड d इक्वल टू जीरो के लिए ऐसे हो जाएगा, एंड a लेस देन जीरो एंड d भी लेस देन जीरो के लिए ऐसे हो जाएगा। और हमेशा तुम्हें ये y की वैल्यू पता है 4ac, तो अब ये मैक्सिमम यहाँ पे हम लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a, और ये अब ये y की मैक्सिमम वैल्यू है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a, और ये तो y मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे जीरो ही है, ठीक है ना। सो ये 6 तरह के ग्राफ हम खींच पाएंगे पैराबोला में, दैट्स ऑल। देखो यदि मान लो कि y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ मुझे खींचना हो तो कैसा होगा। सो y इक्वल टू रूट एक्स को तुम ऐसा समझो कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा ना, उसका एक हिस्सा y इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के दो सोल्यूशन होंगे, y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, ठीक है। सो यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ में खींचना चाहूँ तो वो इस तरह का पैराबोला होगा दोनों तरफ, लेकिन तुम चूंकि ये वाला खींचना चाहते हो तो इसमें दो भाग हो गए, ये हो गया y इक्वल टू रूट एक्स का और ये हो गया y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का। तो इसलिए y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो होगा मेरा ये वाला। जैसे y इक्वल टू ये रूट एक्स हो गया, तो y इक्वल टू यदि माइनस रूट एक्स भी खींचना होगा तो मैं इसी पे खींच लूंगा, ये ऐसे नीचे जाएगा ये ऐसे, ठीक है ना, इसी का दूसरा वाला हिस्सा। और ये जो है लाइन है, लाइन, तो यहाँ पे भी देखो तो ये लाइन का ग्राफ। सो अब देखो ये y इक्वल टू एक्स और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब देखो पूरा का पूरा फिजिक्स में ना मैक्सिमम ग्राफ 90% ग्राफ जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। सो अब मैं तुमको एक बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल चीज है वैसे ये, लेकिन इसको याद रखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, एक तरह का ट्रिक समझ लो।
यदि मान लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम खींचे तो ऐसा होगा, एक लाइन होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बीचों बीच जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री पे होगा। ये वाला जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही दिख रहा था, तो मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना लिख के यदि y इक्वल टू एक्स की पावर n लिख दूं इसको और n ग्रेटर देन 1 कह दूं तो ये हमेशा वैलिड होगा। n ग्रेटर देन 1 के लिए जितने भी ग्राफ होंगे वैसे ही जाएंगे। और सिमिलरली यदि n लाइज बिटवीन 0 to 1 कर दूं तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा। देखिए तुम ऐसे याद करो कि यदि ये तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऐसा जो ग्राफ जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, और जो ऐसा ग्राफ जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स के पावर n व्हेन n लाइज बिटवीन 0 से 1। तो मतलब ये हुआ कि यदि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ खींचना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स स्क्वायर का भी तुम्हें पता है पहले से, सो ऐसे खींचो तो तुम ये देखो ये वाला यदि एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब का भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि एक्स क्यूब जल्दी से ये मतलब 1 से नीचे ये छोटा होता जाएगा इसके और 1 के ऊपर बड़ा होता जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है। सो यहाँ पे देखोगे तो ये 1 जो है 1 के नीचे एक्स क्यूब इज लेसर देन एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स इज लेस देन 1 एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, तब एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स क्यूब होगा। तो ये दिख रहा है इस ग्राफ, समझ पा रहे हो। यदि मान लो कि तुमको खींचना पड़े y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 का ग्राफ, तो जैसा अभी हमने खींचा ये ऐसे खींच दो और यहाँ से ऐसे कट कर दो, ठीक है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का ग्राफ भी इसी तरीके से दिखने में लगेगा। और फिर पुराना वाला जो मैंने तुमको बताया कि x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो तुम्हें पता है कि x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो x के पावर 1/3 यहाँ पे ग्रेटर देन x के पावर 1/2 होगा। अब when x is less than 1 और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो x के पावर 1/3 लेसर देन x के पावर 1/2 होगा। तो यदि एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे मैं खींच दूं तो तुम बता सकते हो कि इसमें से कौन सा x के पावर 1/3 को बता रहा है और कौन सा 1/2 को बता रहा है। x के पावर 1/3 है और ये x के पावर 1/2, ऊपर वाला x के पावर 1/2। ठीक, सर्कल इस तरह से आप देखते हैं, सर्कल के पास दो बातें होती हैं, एक तो सर्कल का सेंटर होगा और दूसरा सेंटर इसका एक रेडियस होगा। अब देखो स्टैंडर्ड यदि कोई मैं बात कर रहा हूं सर्कल जो 0 0 से जा रहा है और उसका रेडियस r है, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यदि आप ध्यान दो तो इसका जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो इस तरह से है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप माइनस एक्स एक्सिस ले सकते हो और इस तरफ पे आप माइनस वाई एक्सिस ले सकते हो इस तरह। अब ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो क्या होगा, जनरल फॉर्म का मतलब 0 0 से ना जाके कोई पॉइंट है h कामा k से जा रहा हो, यदि मतलब इस तरह का आपके पास सर्कल है और यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो h कामा k है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जहाँ पे a मैंने इसका रेडियस दिया है, ठीक है। सो दिस इज जनरल फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये जनरल फॉर्म। तो जहां इसकी जरूरत होगी हम फिर से खींचे। नेक्स्ट देखते हैं इलिप्स। इलिप्स सर्कल जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा अंडाकार आकृति को हम इलिप्स बोलते हैं। तो ये सर्कल था, इसी को चिपका दिया तो ये बन गया इलिप्स। तो इलिप्स के पास क्या होता है कि दो तरह के हमारे पास माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस करके हम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेडियस होता है ये जिसको हम बोलते हैं
एक्स पे मान लेते हैं ए और वाई पे मान लेते हैं हम इसको बी, ठीक है ना। और ऐसा समझ लो लेमन तरीके से, चूंकि इलिप्स हमें पढ़ना तो है नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तुमको बहुत सारे नाम मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। जब जरूरत होगी तो हम लेंगे, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए जरूरत नहीं, इसलिए मैं बहुत सारी बातें फालतू की नहीं पढ़ाता हूँ। सो यहाँ पे इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। एंड इफ ए इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कि ये एक सर्कल बन जाएगा। देख पा रहे हो, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो अगली बात हो गई। तो बस आपको इतना याद रखना है। और ये यहाँ पे जो है 0,0 जो है इसका रेडियस है। कभी भी इलिप्स में जनरल फॉर्म नहीं आता है, लेकिन मान लो कि यदि h कमा k पे ये जा रहा है तो कुछ नहीं, अगेन तुम लिख लोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगा। तो पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया। अब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम देते हैं, इसको लिखते हैं हम एक्स वाई इक्वल टू, यदि कांस्टेंट हो ना तो हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मान लो के यदि ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, इसका आप कैसे खींचेंगे। तो यदि के ग्रेटर देन 0 हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इस तरीके से ऐसे दिखता है। ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चूंकि पूरी की पूरी फिजिक्स में फर्स्ट वाला ही दिखता है, सेकंड और थर्ड की बात हम नहीं करते हैं, फोर्थ की भी नहीं करते हैं। तो ये बस तुम्हें याद रखना है, यदि के ग्रेटर देन 0 हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और ज्यादा तुम्हें फर्दर, मतलब तुम सोच रहे हो कि यदि एक्स वाई के ग्रेटर देन 0 है तो और कहाँ हो सकता है। तो यदि एक्स वाई फर्दर ग्रेटर, यदि के ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। या दूसरी बात हो सकती है 0 हो और वाई भी लेस देन 0 हो, इस केस के लिए, तो उस केस में वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा। तो एक इस तरीके की चीज और बन जाएगी। लेकिन ये वाला जो है तुमसे कभी पूछा जाएगा नहीं। वैसे यदि मान लो कि मैं तुमसे बोल दूं कि यदि एक्स वाई इक्वल टू के एंड के इज लेस देन 0, तो यहाँ पे बन जाएगा एक और एक यहाँ पे बन जाएगा। तो ये लेस देन 0 के लिए सेकंड और फोर्थ में बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट और थर्ड में बन जाएगा। बट तुम्हारे काम का जो है वो सिर्फ ये वाला है, बाकी कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, y इक्वल टू ए टू द पावर x को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि a ग्रेटर देन यहाँ पे 0 होता है और x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और a नॉट इक्वल टू 1 भी हम लिखते हैं, क्योंकि a 1 होगा तो x की कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ देख लो और याद रखो। मैथ्स की क्लास है नहीं, इसलिए मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें तुमको बता रहा हूँ, जाकि तुम्हें एक बाद में जब मैं कभी बताऊं तो तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में चीजों को। और उस टाइम पे यदि बहुत ज्यादा मैथ्स होगी तो वो मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। बट ये तुम्हें बस इतना याद रख लेना है, ये क्लास चूंकि मैं नीट और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं कर रहा हूँ, उतना ही कर रहा हूँ जितना आपको समझ में भी आ जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। तो देखो इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है, x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू ए टू द पावर 0, यानी कि 1। अच्छा, अब इसमें चक्कर क्या है कि ये जो ग्राफ खींच रहा हूँ ना, जो ऊपर की तरफ उल्टा है, ये तब होगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख दिया है आपको, तो एक दूसरा वाला ग्राफ भी बनेगा जो ऐसे बनेगा। ये तब बनेगा जब a लाइज बिटवीन 0 टू 1। ये दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मान लो कि इसको हम बोल सकते हैं 1/2 के पावर यदि x कर दोगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और मान लो कि ये वाला जो ग्राफ है वो बनेगा तुम्हारे पास 2 के पावर x का। तो ऐसे तुम समझ लो। लॉग क्या होता है, y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे log x बेस a।
बच्चों यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ये होता है x इक्वल टू ए टू पावर वाई। तो बेसिकली जो ये ए टू दी पावर वाई माने जो एक्सपोनेंट है ना, वही लॉग होता है। सो आप यहाँ पे जैसे कि इसको देख के चाहो तो लॉग के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी बता सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और x की वैल्यू हम लोग देते हैं ग्रेटर देन 0। सो ये हो गई इसकी लॉग की कहानी। तो अब क्या होता है कि y जो होता है वो होता है log x बेस a। तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मैं एक ग्राफ बता देता हूँ आपको कि इसका ग्राफ कैसा होता है। वंस अगेन आई एम नॉट बेसिकली मेंशनिंग एवरीथिंग, बट आपको मैक्सिमम ग्राफ कैसा होता है, किस तरह से जाएगा, ये सब चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये a ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, और इसका दूसरा वाला ग्राफ ऐसे हो जाता है व्हेन a इज लाइज बिटवीन 8 to 1। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ये जो जगह है ना, ये जगह पे y 0 है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी ना, तो y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे log 1, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो, यदि हमने क्या किया कि x की वैल्यू 1 कर दी, तो वहाँ पे देखो x इक्वल टू a टू द पावर y, तो वंस y इज 0, x इक्वल टू a टू द पावर 0 यानी कि 1। सो ये ग्राफ हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। 10वीं में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि 3 साइड होते हैं राइट एंगल में। एक को हम लोग बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइट, एक को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। यदि ये एंगल थीटा होता है तो हम लोग बोलते हैं, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो हाइट है उसको मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने का एक तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आप इसको याद रख पाओगे। तो ये 3 हमारे काम के हैं, इसके अलावा 3 और होते हैं, वो मैं आपको बता। तो एक होता है हमारे पास सेक थीटा, जो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। दूसरा होता है कोसेक थीटा, जो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। और तीसरा होता है कॉट थीटा, जो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाता है। तो ये 3 और होते हैं। तो इन तीनों का कहीं ज्यादा यूज आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा हूँ। हम 3 के ऊपर ही। y इक्वल टू साइन एक्स यदि आप देखें तो इसका डिफिनीशन हमने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है। अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि यदि हम एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर, मतलब वो ट्रायंगल ना रह जाएगा, उस टाइम पे वो ट्रायंगल नहीं रह पाएगा। यदि मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे यदि हम ऐसा करें कि ये जो परपेंडिकुलर है बेस खत्म हो जाए, इसका इसका बेस 0 हो जाए, यदि
ये ऐसे आता जाए, ऐसे करते करते ये क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो एंगल है वो पहले थीटा था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करते करते ये 90 डिग्री हो जाएगा जब, तो इस केस में बेस जीरो हो जाएगा। पहले देखो थीटा एंगल था, फिर ये वाला मान लो थीटा वन है, तो तुम देख पा रहे हो कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा। फिर अगेन देखो जैसे जैसे मैं बेस कम करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये सारे ट्रायंगल अलग अलग है, सारे राइट एंगल ही है। या मैं मान लो यदि थीटा थ्री मान लो, तो थीटा थ्री इज थीटा टू मान लो, तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। अब एक ऐसा मान लिया कि जब ये बेस ही खत्म हो जाए, तो इस केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा। ये एक वर्चुअल सिचुएशन है। तो इस केस में तुम देख भी पा रहे हो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर ही हो गया, तो ये वन हो जाता है। सो ये होता है साइन का। तो इसका हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, यहाँ पे दो लाइन ऐसे में ड्रा कर लेता हूँ। ये देखो ये लाइन जो है y इक्वल टू वन की है ऊपर वाली, और ये y इक्वल टू माइनस वन की है। तो ये मिनिमम वैल्यू माइनस वन ले सकता है और मैक्सिमम वैल्यू वन ले सकता है। सो ऐसे जाएगा और ऐसे ही करता जाएगा, इंफिनिटी तक ये जाएगा ऐसे। देखो ये वाली जो जगह होती है वो जीरो होती है, ये वाली जगह जो होती है पाई बाई टू होती है, ये वाली जगह पाई होती है, ये वाली जगह जो होती है वो थ्री पाई बाई टू होती है, और ये वाली जगह टू पाई होती है। तो ये जीरो से लेकर यदि टू पाई तक आप जाते हो, तो आप देख रहे हो कि ये एक सर्कल, एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया साइन थीटा का। सिमिलरली पीछे में भी यदि जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हो जाएगा थ्री पाई बाई टू। अब ये माइनस में होगा, ये माइनस थ्री पाई, ये माइनस टू पाई, तो ये पीछे में भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये साइकिल का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको एक यूनिट सर्कल, तो इस यूनिट सर्कल मतलब यूनिट रेडियस सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस वन यूनिट है। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो, ये तो इसका सेंटर से एक एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, और ये जो एंगल है ना बच्चों, इसको मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से जो ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा, तो ये हो जाएगा बेस, और ये वाला जो परपेंडिकुलर, इसका नाम परपेंडिकुलर ही रखते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर। सो अब देखो ये वाला जो यूनिट सर्कल है, इसमें ये जो ये रेडियस है वो तो हमेशा वन ही है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी से तुम देख पा रहे हो कि बेस इक्वल टू वन कॉस थीटा, और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा वो वन साइन थीटा होगा। इसको उसी तरीके से समझो जैसे वेक्टर में मैंने दो कंपोनेंट की बात की थी, तो इस तरह से तुम साइन थीटा को अच्छे से समझ पाओगे, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। तो यदि मैं यहाँ से जीरो से लेके पाई बाई टू तक कर लूं, तो तुम देखो यहाँ से जीरो से लेके पाई बाई टू तक जाते हो, तो ये एक जीरो हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे देखो थ्री पाई बाई टू हो गया, और ये टू पाई हो गया। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी जीरो से पाई बाई टू के बीच में। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें तुम देख रहे हो एक्स चूंकि नेगेटिव हो रहा है, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री से लेके थीटा जब 180 डिग्री के बीच में होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है क्योंकि वाई पॉजिटिव है, लेकिन कॉस थीटा बच्चों नेगेटिव है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों ही नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट तुम देख रहे हो कॉस थीटा तो पॉजिटिव है, बट साइन थीटा जो है वो बच्चों नेगेटिव है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में घुस गया यहाँ से, कि कभी भी हम साइन कन्वेंशन कैसे पता कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कोसाइन थीटा का ग्राफ साइन थीटा जैसा ही होता है, बस वो क्या होता है कि थोड़ा सा
हल्का सा चेंज है इसके अंदर। वो चेंज जो है वो ये है कि जिस जगह पे साइन थीटा से ये पाई/2 के हमेशा फेज डिफरेंस पे होता है, तो मतलब यहाँ पे जब जो साइन थीटा था वो 0 था, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है, पाई/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर ये पाई पे होता है, फिर ये 3 पाई/2 पे होता है, और वंस अगेन देखो यहाँ पे ये 2 पाई हो गया। पीछे जाओगे तो ये हो गया -पाई/2, यहाँ पे हो जाएगा -पाई पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा -3 पाई/2। अब देखो ये वाली जो जगह है वो y इक्वल टू -1 की ग्राफ है, और ये y इक्वल टू +1 की ग्राफ है। तो तुम्हें दो ही बातों का याद रखना है कि बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा -1, साइन थीटा -1 से +1 के बीच में होगा, और कॉस थीटा भी -1 से +1 के बीच में ही होता है। ये बातें तुम्हें याद रखनी। ग्राफ में खींची दी है, यूनिट सर्कल में तुमको बना के बता ही दिया। अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू होती है, टेंजेंट के ऊपर आ जाते हैं। टेंजेंट का ग्राफ मैं तुमको बता रहा हूँ, और टेंजेंट का ग्राफ जो होता है, अच्छा एक बार आप लोग सारी जो वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की कितनी होती है, तो टेबल एक होता है 10वीं क्लास में, वो टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी किसी दिन बता दूंगा मैं टेबल, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। अभी मैं ग्राफ के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो कोई इस तरह का ग्राफ इसका होता है, यहाँ पे ये होता है पाई/2, यहाँ पे होता है -पाई/2, और इसी को फिर ये रिपीट करता है। जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं उनका देख लेते हैं वैल्यू, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका एक चार्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये चार्ट आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। 0 डिग्री पे ये कितना होता है, फिर अगला एंगल होता है 30 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 37 डिग्री, फिर हम एक एंगल लेते हैं 45 डिग्री, फिर एक एंगल है इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं 53 डिग्री, फिर एक एंगल होता है 60 डिग्री, और एक फिर एंगल होता है 90 डिग्री। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंगल जिनको हमें वैल्यू याद होने चाहिए मुझे बानी। तो साइन 0 पे ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। टेन थीटा साइन 0 पे 0 होता है, कॉट थीटा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। सेक थीटा अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/cos थीटा होता है, और ये अगेन नॉट डिफाइंड। फिर 30 डिग्री पे आते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री होता है आपके पास 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3। सेक थीटा की बात आप करते हो तो कॉस थीटा को उल्टा कर दो तो 2/√3, कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा को उल्टा कर दो यानी कि 2, 37 यानी कि 3/5, 37 cos 37 यानी कि 4/5, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। अगेन इसको क्या करेंगे हम लोग, cos का उल्टा 5/4, ये पाई/3। अब ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, ये बिल्कुल भी जो बीच है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1, ये हो जाएगा √2, ये भी √2। अब 53 पे देखो, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4/3, ये हो जाएगा 3/4, इसको हम लोग बोलेंगे 5/3, इसको हम लोग बोलेंगे 5/4। 60 पे देख लेते हैं, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, उल्टा कर दो cos थीटा को तो 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। अब ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये अगेन 0, सेक थीटा चूंकि cos थीटा 0 है तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 1। तो ये आपके पास सारे ग्राफ हो गए, जिसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। बाकी ऐसे ही मैंने एक चार्ट आपको पूरा बता दिया, तो ये आपको रिमेम्बर रखना है। तो बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की इन द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स।